जय माता दी दोस्तों, मन की आवाज़ मोटिवेशनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी है माँ का घर या बहू का घर। सुबह का समय था। सरला जी बाहर आंगन में धूप सेक रही थी और उनकी बहू सलोनी अंदर रसोई के काम निपटा रही थी। और रसोई में काम करते करते सलोनी मन ही मन बड़बड़ा रही थी, सब काम मुझे करने पड़ते हैं। अरे बैठे बैठे कम से कम सब्जियां ही काट दें, लेकिन नहीं, इनसे वो भी नहीं होता। आखिर मैं भी इंसान हूँ। बड़बड़ाते हुए सलोनी बर्तन धुले जा रही थी और बर्तनों को पटके जा रही थी। बाहर आंगन में बैठी सरला जी, जिनके घुटने में आज बहुत तेज दर्द हो रहा था, आज उनसे चला फिरा नहीं जा रहा था। सोच रही थी, हमेशा तो बहू की मदद कर दिया करती हूँ, लेकिन आज नहीं कर पा रही हूँ तो इतना सुनना पड़ रहा है। एक दिन बैठा के खिलाने में इतनी आफत आ रही है। सरला जी अपनी बहू के गुस्से का कारण भली भांति जान रही थी, लेकिन दर्द में आखिर कैसे काम करती। सलोनी की बड़बड़ाहट सुन सरला जी का बेटा मयंक उनके पास आता है और कहता है, माँ आप यहाँ लेटी हुई हो और वहाँ सलोनी अकेले सारे काम कर रही है। अभी बच्चों को उसने स्कूल भेजा, अब मेरे लिए नाश्ता बना रही है। मुझे भी ऑफिस के कामों से के लिए देर हो रही है। आप उसकी मदद नहीं करवा सकती क्या? आपसे ये उम्मीद नहीं थी माँ। तो सरला जी कहती हैं, बेटा हमेशा घुटनों के दर्द में ही मैं बहू की मदद किया करती हूँ। 2 दिन से मेरी दवाइयाँ भी ख़त्म हो गई हैं, इसलिए आज दर्द कुछ ज़्यादा ही है, बिल्कुल सहन नहीं हो रहा है, चला फिरा बिल्कुल नहीं जा रहा है। बेटा अब उम्र बढ़ने के साथ साथ मेरी कार्य करने की क्षमता भी कम हो रही है और शरीर भी साथ नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी जितना बन पड़ता है मैं करती हूँ। लेकिन आज ऐसा लग रहा है जैसे घुटने बिल्कुल टूटने वाले हैं। बेटा एक बार डॉक्टर को दिखा ला, मुझे ये दर्द सहन नहीं हो रहा है। माँ आपका तो ये रोज़ रोज़ का हो गया है, कभी आपके घुटने ख़राब हो जाते हैं तो कभी आपको बुखार आ जाता है। मैं तो परेशान हो गया हूँ आपकी इन बीमारियों से। गुस्से से कहकर मयंक वहाँ से चला गया। सरला जी को प्यास लगी थी, सोचा कि बेटे को पानी देने को बोल दूं। फिर अचानक ख्याल आया, कौन सा बेटा, कैसा बेटा? अब वो बेटा अपना रहा ही कहाँ। धीरे धीरे हिम्मत जुटा करके सरला जी अपने कमरे में गईं। वहाँ उनके थर्मस में थोड़ा पानी बचा था, उसे पीकर अपने बिस्तर पर लेट गई। लेटे लेटे सरला जी के मस्तिष्क में उनके दिवंगत पति कमलेश जी की यादें हिलोरे लेने लगी। उनके साथ बिताए गए पल उनको याद आने लगे। कितना ख्याल रखते थे आप मेरा, मेरी हर ज़रूरत का, फिर क्यों मुझे अकेला छोड़ गए आप? उनकी नज़र सामने दीवार पर टंगी कमलेश जी की तस्वीर पर पड़ी तो दिल में एक तीखा सा दर्द उठा। सरला जी की आंखों में आंसू बहने लगे। उनके आंसुओं में कितना दर्द छिपा था, उसे कोई समझ नहीं सकता था। ऐसे तैसे 4 बातें सुनाकर सलोनी ने उनको 2 रोटी उनके कमरे में लाकर दी। सरला जी का मन ना होते हुए भी उन्होंने 1 रोटी खाई और नाश्ते के बाद दर्द की दवाई खाकर जब थोड़ा आराम करने लगी, थोड़ी देर बाद जब आराम लगा तो सरला जी हिम्मत करके अपनी दवाइयों का पर्चा लेकर अपनी दवाइयाँ लेने निकल गई। बहुत मुश्किल से केमिस्ट की शॉप पर पहुंचती हैं और दवाइयाँ लेकर धीरे धीरे कदमों से चलती हुई अपने घर की तरफ बढ़ जाती हैं। उनकी हल्की चाल और उन्हें इस तरह लंगड़ाते हुए देखकर पड़ोस में रहने वाली निर्मला जी ने कहा, अरे भाभी जी, क्या हुआ? लगता है आपके घुटनों में दर्द ज़्यादा बढ़ गया है। हाँ, बुढ़ापे का शरीर है, दर्द तो यूं ही चलता रहता है। दवाइयाँ लानी थी,
इसलिए निकल कर गई थी, वरना घर पर आराम ही कर रही थी। ना चाहते हुए भी सरला जी ने उनकी बातों का उत्तर दिया। तो आप अकेले क्यों गई थी दवाइयाँ लेने? मयंक को ले जाती। निर्मला जी की बात सुनकर सरला जी चुप हो गई। आखिर कहती भी तो क्या कि बेटे उनके साथ नहीं जाना चाहता। लेकिन निर्मला जी को तो उनके घर की सारी रामायण पता थी, इसलिए उन्होंने भी आगे कुछ नहीं कहा और चुप हो गई। आखिर बोल बोल कर क्या किसी के दर्द को कुरेदना, सोचकर उन्होंने भी चुप रहना ही बेहतर समझा। सरला जी वैसे ही लंगड़ाते हुए अपने घर की तरफ बढ़ गई। जैसे ही घर में घुसी तो देखा कि उनके कमरे का सामान ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट हो रहा था। एक पल के लिए वो तो सोच में पड़ गई, पर फिर बोली कि अरे मेरा सामान ऊपर कहाँ शिफ्ट कर रहे हो? मेरा कमरा तो नीचे है ना। इस पर उनकी बहू तनकते हुए बोली, है नहीं था मम्मी जी, हमें उस कमरे की बहुत ज़रूरत है, इस कारण से आपका कमरा ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं। यह बात सुनकर उनके तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उनके दिमाग को जैसे झटका सा लगा। फिर वे बोली, पर बहू मेरे घुटनों का दर्द रहता है, यूँ सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़ना मैं नहीं कर सकती बार बार। किचन में ही गर्म पानी के लिए मुझे कितनी बार किचन में जाना पड़ता है। ऊपर वाले कमरे से कब तक आती रहूँगी? सरला जी ने बहू सलोनी को समझाना चाहा, लेकिन सलोनी हाथ मटकाते हुए बोली, यूँ बाहर घूमकर आने में आपके घुटनों में दर्द नहीं होता? सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़ने में दर्द होता है? सब बहाने हैं, रहने दीजिए, आपको ऊपर वाले कमरे में ही जाना पड़ेगा। पर बहू मैं घूमने नहीं गई थी, मेरी दवाइयाँ ख़त्म हो गई थी। मयंक को कितनी बार कहा था कि दवाइयाँ ले आ, लेकिन वो तो मेरी बात सुनता ही नहीं है। इसलिए मैं खुद अपने घुटनों की दवाइयाँ लेने के लिए गई थी, सरला जी ने कहा। तो सलोनी रौब दिखाती हुई बोली, अरे आप तो ये चाहती हैं कि बेटे बहू आपके आगे पीछे घूमते रहें, आपके इशारों में काम करें, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। नहीं बहू, मेरा वो मतलब नहीं था। सरला जी अपनी बात कह रही थी कि उनकी बात को काटते हुए सलोनी बोली, देखिए मम्मी जी, आपका जो कुछ भी मतलब रहा हो, लेकिन आपका कमरा हमें चाहिए। मेरा भाई आ रहा है यहाँ, पूरे 3 साल का कोर्स है उसका, तो 3 साल तक वो यहीं रहेगा और उसे कमरे की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए आपका कमरा खाली कर रही हूँ। इतने में मयंक भी ऑफिस से आ जाता है, तो बड़ी उम्मीद से सरला जी अपने बेटे से कहती हैं, देखना बेटा, बहू मेरा कमरा ऊपर शिफ्ट कर रही है। बेटा वैसे ही मेरे घुटनों में चला नहीं जाता, घुटनों से चला नहीं जाता, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना तो बहुत दूर की बात है। तू बोलना बेटा बहू को कि अपने भाई को ऊपर वाला कमरा दे दे, वो तो जवान है, आराम से ऊपर के कमरे में रह सकता है। मना थोड़ी ना कर रही हूँ किसी को यहाँ रहने से। मेरा भाई उस छोटे से कमरे में रहेगा। मयंक, मेरी भी कोई इज्जत है, मायके में मेरी भी कोई इज्जत है, और आप मुझे मना करने वाली कौन होती हैं? घर हमारा है, घर का खर्चा हम उठा रहे हैं, हमारा डिसीजन है कि हम किसे कहाँ रखते हैं। ऊपर वाले कमरे में इतनी ही दिक्कत है तो आप बाहर वाले कमरे में रह जाइए, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है।
बहू सलोनी ने बड़ी बेरुखी के साथ कहा, जिसको सुनकर सरला जी की आंखों में आंसू आ गए। बेटा मयंक सामने ही तो था, लेकिन वो तो बुत बना खड़ा तमाशा देख रहा था। एक बार भी उसने सलोनी को टोका तक नहीं। सरला जी सोचने लगी, बाहर वाला कमरा वो तो स्टोर रूम है, मतलब अब ये हैसियत रह गई कि मेरी इस घर में बहू कबाड़ की तरह मुझे स्टोर रूम में रहने के लिए कह रही है। और नालायक बेटा सामने खड़ा था, लेकिन वो कुछ कह नहीं रहा था। सरला जी की आंखें आंसुओं से डबडबा गई। अपनी साड़ी के पल्लू से आंखों में आए आंसू पोंछते हुए लंगड़ाते लंगड़ाते अपने कमरे की तरफ बढ़ गईं। कमरे में आते ही सामने दीवार पर टंगी अपने पति की तस्वीर को देख फूट फूट कर रोने लगी और सोचने लगी, जिस घर को बनाते में अपने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी, जिस घर को बनाते समय हमने नमक रोटी खाई थी, मैंने अपने गहने गिरवी रख दिए थे, आज उसी घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं बची। मुझे रद्दी सामान समझकर बहू बेटे मुझे स्टोर रूम में रहने को कह रहे हैं। सरला जी असहनीय पीड़ा से गुजर रही थी। तभी उन्हें अपने पति के कहे हुए शब्द याद आ गए। सरला, मेरी पेंशन तो नहीं है, कम से कम घर अपने पास होगा तो सर पे छत तो रहेगी, इसलिए अपने जीते जी मैं ये घर तुम्हारे नाम कर रहा हूँ, ताकि मेरे बाद बच्चे अपने आप को सर्वे सर्वा नामान बना लें और तुम भी आत्मसम्मान के साथ जी सको। सरला जी सोचने लगी, माना कि बच्चे घर में खर्चा करते हैं, पर इसका मतलब यह तो नहीं कि माँ के स्वाभिमान को ही कुचल दें, जबकि मकान अभी भी उन्हीं के नाम है। अपनी बहू को जवान से ज़्यादा सरला जी को उनके बेटे की चुप्पी चुभ रही थी। आखिर जब तक बर्दाश्त के बाहर हो गया था, तो कमरे के से बाहर आई और आकर बोल पड़ी, बहू, जब तुमने मेरा कमरा लिया था ये कहकर कि मम्मी जी हमें बड़े कमरे की ज़रूरत है, तब मैंने कुछ नहीं कहा। यह सोचकर चुप रह गई कि बेटे बहू का ही को क्या तकलीफ़ देना, दोनों मेरे अपने ही तो हैं, लेकिन आज तुम मुझे स्टोर रूम में रहने को कह रही हो, ये मुझे बर्दाश्त नहीं हो। शुक्र मनाइए मम्मी जी कि स्टोर रूम में रहने को कह रही हूँ, आपको वृद्धा आश्रम नहीं भेज रही हूँ। एक तो हमारा ही खाती हैं, ऊपर से हमें ही सुना रही हो। बस करो बहू, बहुत बोल लिया तुमने, यह घर आज भी मेरा है। तुम यह मकान अपने दहेज में लेकर नहीं आई हो। और हाँ, चुपचाप अपना कमरा भी खाली करो, मैं अपने कमरे में वापस शिफ्ट हो रही हूँ, और आज के बाद इस घर में कौन रहेगा कौन नहीं, वो तो मैं तय करूँगी। सरला जी गुस्से में बोली, अच्छा, घर का खर्चा हम कर रहे तो आप कौन होती हैं ये बात कहने वाली कि इस घर में कौन रहेगा कौन नहीं। आज के बाद खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम दोनों अपना अपना सामान लो और यहाँ से निकलो। मैं ऊपर के कमरे में किरायादार रखकर आराम से अपना खर्चा चला सकती हूँ। अब अगर तुम लोगों को इस घर में रहना है तो किराया दो, अन्यथा घर खाली करके चले जाओ। मेरे घर का खर्चा मैं खुद निकाल लूँगी। तुम लोगों को रहने से तो अच्छा है कि किसी किराएदार को ही रख लूँ। तुम दोनों शायद भूल गए हो कि घर अभी भी मेरे नाम पर ही है। मम्मी, तुम अपने बेटे को इस घर से निकलने के लिए कह रही हो, मयंक ने अपनी माँ की बात को काटते हुए बोला, तो सरला जी की आंखों में गुस्सा उतर आया। वाह बेटा, इतनी देर से तेरी बीवी जब मेरी बेइज्जती किए जा रही थी
मुझे वृद्धाश्रम छोड़कर आने की बात कह रही थी, तब तुझे सुनाई तक नहीं दे रहा था, और मैंने तुम लोगों को घर से निकलने के लिए कहा तब तुम्हें सुनाई देने लगा। बीबी के आंसू तुम्हें दिखते हैं, लेकिन माँ के आंसू, माँ के दर्द तुम्हें नहीं दिखता। मुझे कुछ नहीं सुनना। अब तक यही सोचती रही कि काश एक दिन तुम लोग मुझे समझोगे, पर वो दिन कभी नहीं आया। शायद मुझे अकेले रहने से डर लगता था, पर अब नहीं। अब ये यूँ बेइज्जत होकर साथ रहने से अच्छा है स्वाभिमान के साथ अकेली ही रहूँगी। ये घर अभी भी मेरे नाम पर है। अगर तुम लोग सीधी बात से ना माने तो मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। अब जो भी निर्णय लेना है फटाफट लो और कमरा खाली करो बस, वरना ऐसा ना हो कि तुम्हें कोर्ट से कोई नोटिस मुझे भिजवाना पड़े। ये सब सुनकर सलोनी और मयंक की हालत खराब हो गई। मम्मी जी का आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? सारा समाज आप पर थू थू करेगा। अगर आपने हमें घर से निकाल दिया तो हम आपके बेटे बहू हैं, आखिरकार हम ही तो आपके काम आएंगे। सलोनी ने आवाज़ तेज करते हुए कहा, बेटा, जब बेटे बहू के होते हुए भी मुझे अकेले अपनी दवाइयों के लिए जाना पड़ रहा है, तो जब तुम नहीं होगे तो भी चली जाऊंगी। और सही कह रही हो बहू, समाज तो थूकेगा, लेकिन मुझ पर नहीं, तुम दोनों पर, जो अपने बेटे और बहू होने का फ़र्ज भूल चुके हो। तुम दोनों को अगर इस घर में रहना है तो किराया भी देना पड़ेगा, नहीं तो तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। माँ बेटे से कोई किराया लेता है क्या? क्या हो गया है आपके दिमाग को? मयंक के माथे पर चिंता की लकीरें गहराने लगी थी, लेकिन अब सरला जी ने मन पक्का कर लिया था। वे झुकने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थीं। निरादर की 2 रोटियों से तो स्वाभिमान की 1 रोटी भली, और भला काश के इंतज़ार में ज़िंदगी क्यों बितानी। सरला जी की बातें सुनकर उनके बेटे बहू दोनों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी माँ ऐसा भी कुछ कर सकती हैं। अब उनकी बहू सलोनी ने शांत रहना ही उचित समझा। उसे समझ आ चुका था कि अगर अब वो अपनी सास के सामने ज़्यादा बोली तो उन्हें किराए के मकान में रहना पड़ेगा। अंत में सरला जी ने मयंक और सलोनी को उसी घर में ऊपर वाले 2 कमरों में शिफ्ट होने के लिए दिया, और सलोनी भी अब किराए से बचने के लिए अपनी सास का तीनों टाइम का खाना पीना समय से करने लगी। सरला जी ने नीचे के एक रूम को किराए पर दे दिया, जिसे वो अपना गुजर बसर करने लगी। रही बात सलोनी के भाई की, तो वह हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई करने लगा। आप लोगों को कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह कहानी सबको मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।